उसकी मम्मी डीएम राधिका वर्मा जीप से किसी बहुत ही जरूरी काम के सिलसिले में ब्रिज से होकर जा रहे थे। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था, लेकिन तभी सामने से अचानक एक दूसरी जीप आ गई। दोनों में एक जोरदार धमाका हुआ। टक्कर इतनी भयानक थी कि राधिका की जीप ब्रिज के लोहे के सीधे नीचे गहरे समंदर में जा गिरी। अंदर पानी भरने लगा था। राधिका ने जैसे तैसे बाहर निकली। पानी के अंदर दम घुट रहा था, पर उसकी आंखें पागलों की तरह सिर्फ राइस स्टार को ढूंढ रही थी। अपनी जान बचाने के लिए राधिका जैसे ही उसने जमीन छुई, वह पूरी तरह हांफते हुए चिल्लाई, राइस स्टार, मेरे बच्चे कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। देखो तुम्हारी माँ यहाँ है। मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? राइस स्टार, वापस आ जाओ। उसकी आवाजें समंदर की लहरों में कहीं खो जा रही थी। थोड़ी ही देर में रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। चारों तरफ हलचल मच गई। उन्होंने डूबी हुई जीप की एक एक इंच जगह छान मारी। ड्राइवर की सीट, पीछे की सीट, जीप के नीचे, उसके आसपास सब कुछ देखा, पर राइस स्टार का कोई सुराग नहीं मिला। समंदर इतना विशाल और गहरा था कि टीम के लोग भी अब मायूस होने लगे थे। सबको यही लगने लगा था कि वह गहरा समंदर अब राइस स्टार को निकल चुका है। ठीक उसी वक्त हादसे वाली जगह से थोड़ी दूर लकड़हारा थुंग थुंग अपने काम में लगा हुआ था। राइस स्टार किसी तरह पानी की सतह पर तेजी से तैरते हुए थुंग थुंग के पास आया। थुंग थुंग ने उसे देखा और हैरान होकर उसके पास आया। राइस स्टार की हालत बहुत खराब थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और वह होश में नहीं था। थुंग थुंग ने उसे उठाया और उसे लेकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में आया। राइस स्टार पूरी तरह बेहोश था। हादसे के बाद काफी दिन ऐसे ही बीत गए। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। राइस स्टार अभी भी थुंग थुंग की छोटी साधारण झोपड़ी में ही था। चौथे दिन सुबह अचानक राइस स्टार की आंख खुली। वह उठ खड़ा हुआ। थुंग थुंग ने प्यार से और नरमी से पूछा, बेटा, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? मैं थुंग थुंग हूँ। लोग मुझे काका कहते हैं। घबराओ मत, तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। मुझे बस अपना नाम बता दो। और तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है बेटा? राइस स्टार की आंखों में आंसू भर आए। वह रोते हुए बोला, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मेरा नाम क्या है मुझे नहीं पता। मैं कौन हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मुझे सच में कुछ पता नहीं है। मेरे माँ बाप कौन है काका, मुझे कुछ याद नहीं है। थुंग थुंग तुरंत समझ गया कि याददाश्त चली गई है। फिर सबसे पहले उसे पेट भर स्वादिष्ट साधारण खाना खिलाया। उसी दिन थुंग थुंग ने उसे नया नाम दिया, रिंकू। उसने तय कर लिया था कि वह इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेगा और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगा। थुंग थुंग का जीवन पहले से ही आसान नहीं था। वह दिन भर घने जंगल में कड़ी मेहनत करके लकड़ियां काटता, फिर उन्हें शहर में भेजकर मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटाता था। लेकिन जब से राइस स्टार उसके जीवन में आया, उसकी जिम्मेदारियां और मेहनत दोनों कई गुना बढ़ गई। वह रोज सुबह 4 बजे उठता। सबसे पहले वह राइस स्टार के लिए गर्मा गर्म खाना बनाता और प्यार से अपने हाथों से खिलाता, और तभी अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता। शाम को जब लथपथ होकर लौटता और फिर उसे पढ़ना लिखना सिखाता। राइस स्टार तेज बुद्धि का था, वह सीख लेता था। थुंग थुंग का एक ही सपना था कि उसका बेटा राइस स्टार खूब पढ़े लिखे और एक इंसान बने। मगर गरीबी की मार बहुत भयानक होती है। कई बार थुंग थुंग स्कूल की फीस भी नहीं जुटा पाता था। ऐसे में अक्सर शिक्षक फीस न देने पर राइस स्टार की सबके सामने बेइज्जती करते थे और उसे धक्के मारकर स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता था। ये देखकर थुंग थुंग का दिल टूट जाता था। बावजूद इसके थुंग थुंग ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह राइस स्टार के लिए हर मुश्किल सहने को तैयार था, और राइस स्टार वह थुंग थुंग को ही अपना सच्चा असली पिता मानता था। राइस स्टार अक्सर देखता था कि जब काका पेड़ काट लेते तो उनके हाथ कांपने लगते थे। कभी कभी काम करते वक्त उन्हें अचानक सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती थी और खांसी जुकाम आम बात थी। थुंग थुंग काका की यह हालत देखकर राइस स्टार को बहुत बुरा लगता था। उसका दिल दुखी हो जाता था। रातें और भी भारी होती थी। रोज शाम को जब थुंग थुंग काका काम से लौटते तो रात भर उनकी झोपड़ी में खांसी की आवाज गूंजती रहती थी। वह बुरी तरह खांसते और करवटें बदलते रहते। राइस स्टार ने सोचा, बस अब और नहीं, काका ने मेरे लिए पूरा जीवन खपा दिया। अब उनकी सेवा करने की मेरी बारी है। राइस स्टार ने जूते पॉलिश करने का काम करने की ठानी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राइस स्टार ने अपने पास मौजूद पुराने कपड़ों से एक शू पॉलिश किट तैयार की। राइस स्टार पूरे ध्यान से लगन के साथ लोगों के जूते चमकाने लगा। वह हर जूते को इतना साफ करता कि उसमें चेहरा दिख जाए। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर उसे 40 से 50 रुपए तक दे देते थे। उस दिन सुबह से लेकर शाम के 7 बजे तक पूरे दिन की मेहनत के बाद रात को जब वह झोपड़ी पहुंचा तो उसने सारे पैसे थुंग थुंग काका के हाथ में रख दिए। थुंग थुंग काका ने जब राइस स्टार की मेहनत से कमाए हुए पैसे देखे तो उनकी आंखें भर आईं। वो बोले, मेरे प्यारे राइस स्टार, ये सब क्यों? मैं अभी भी काम कर सकता हूँ। मेरे हाथ अभी इतने कमजोर नहीं हुए हैं। राइस स्टार बोला, नहीं काका, मैंने देखा है कि आपको कितनी तकलीफ होती है। अब बहुत हो गया, आपका समय अब आराम करने का है। अब आपकी जिम्मेदारी मेरी है। इधर इन 10 सालों में राइस स्टार की माँ डीएम राधिका ने भी दुख झेला था। उनके बेटे राइस स्टार की यादें उन्हें हर पल सताती रहती थी। वह अक्सर सोचती थी, काश उस दिन मैं राइस स्टार को अपने साथ ना लेकर जाती तो शायद आज वो मेरे साथ होता। एक दिन राइस स्टार रोज की तरह अपनी शू पॉलिश की किट लेकर सड़क के किनारे बैठा था। उसी सड़क पर से दिलीप यादव कार से गुजर रहा था। वह इलाके का एक बड़ा बिल्डर था और उसे अपने पैसे और रुतबे का बहुत घमंड था। उसके जूते थोड़े गंदे हो गए थे, इसलिए उसने राइस स्टार को देखकर अपनी कार राइस स्टार के सामने रोकी और उसमें से निकलकर राइस स्टार के सामने आया। उसने जूते पॉलिश करने के लिए अपना पैर आगे किया। राइस स्टार ने शांति से अपना काम शुरू किया, क्योंकि उसे लगा कि यह अमीर ग्राहक उसे अच्छे पैसे देगा। जब काम पूरी तरह से खत्म हो गया तो राइस स्टार ने पूरी विनम्रता से अपनी तय की हुई कीमत बताई। साहब, आपके जूते अच्छे से पॉलिश हो गए हैं, इसके 50 रुपए हो गए। दिलीप यादव ने अकड़ के साथ राइस स्टार को कहा, 50 रुपए? चुपचाप 10 रुपए पकड़। तेरी यही औकात है और यहाँ से चल। राइस स्टार का चेहरा उतर गया, पर उसने शांत रहने की कोशिश की और फिर से निवेदन किया, साहब, इसमें बहुत मेहनत लगती है। मैंने आपके जूते कितनी सफाई से चमकाए हैं। प्लीज 50 नहीं तो कम से कम 40 तो दे दीजिए, ये मेरा रोजगार है। इतने में सड़क पर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। लोग रुककर यह झगड़ा देखने लगे। इसी भीड़ में एक पत्रकार भी था जिसके हाथ में कैमरा था।
राइस्टार का बार बार निवेदन सुनकर दिलीप यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ज्यादा पैसे मांगने की? तुम जैसों को सबक सिखाना जरूरी है। इतना कहकर दिलीप यादव ने पूरी ताकत से राइस्टार के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और रुबाब से वापस अपनी कार में बैठकर तेजी से वहां से चला गया। राइस्टार का गाल तुरंत लाल हो गया। वह दर्द से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों में आंसू थे। ये पूरी घटना जिसमें थप्पड़ मारा गया था, उस पत्रकार ने अपने कैमरे में साफ साफ रिकॉर्ड कर ली थी। पत्रकार ने देरी न करते हुए तुरंत वह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कैसे एक घमंडी अमीर आदमी ने एक मेहनती गरीब बच्चे को थप्पड़ मारा और उसके मेहनत के पैसे भी नहीं दिए। कुछ ही घंटों में यह वीडियो आग की तरह फैल गया और वायरल हो गया और दिलीप यादव के इस बुरे व्यवहार की कड़ी निंदा कर रहे थे। जनता में उबाल आ गया था और सबने एक सुर में दिलीप यादव के खिलाफ न्याय की मांग शुरू कर दी। वो दिन आया जब दिलीप यादव को पुलिस आकर हक के पैसे मारने के जुर्म में बंदूक की नोक पर उसको जीप में बैठाकर अरेस्ट करके ले गई। लोग काफी खुशी से झूम रहे थे। दिलीप यादव को एक थप्पड़ की वजह से 1 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। साथ ही उसे 5 लाख का जुर्माना भरने को कहा गया, जो राइस्टार को दिया जाएगा। डीएम राधिका वर्मा भी अपने घर में बैठकर टीवी पर यही खबर देख रही थी। जैसे ही कैमरा राइस्टार के चेहरे पर झूम हुआ, राधिका की नजरें वहीं जम गईं। ये बच्चा जो दर्द से रो रहा था, उन्हें कुछ अजीब सा लगा। ये चेहरा मैंने इसे कहीं देखा है। इसकी आंखों में ये भाव, पर कहाँ? उन्होंने उस बच्चे को बहुत ध्यान से देखा। बच्चे के चेहरे में कुछ ऐसी बात थी जो उन्हें जानी पहचानी लग रही थी। तभी अचानक 10 साल पुरानी एक याद उनके दिमाग में आई। खरगोश जैसा चेहरा। वह एक पल भी नहीं रुकी और दौड़ते हुए उसी जगह के लिए निकल पड़ी जहां वह बच्चा जूते पॉलिश करता था। राधिका दौड़ती हुई उस सड़क पर पहुंची। वहां अब भी बहुत भीड़ लगी हुई थी। राधिका ने भीड़ को धक्का दिया और अंदर घुसी। राधिका ने उसे नीचे से ऊपर देखा। वही आंखें, वही माथा और हाँ, वही गालों की मासूमियत। अब उन्हें थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि पूरा यकीन हो रहा था कि यह उनका ही बेटा है। राधिका ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम किसके साथ और कहाँ रहते हो? बेटा, मैं यहाँ की डीएम हूँ, राधिका वर्मा। मुझे ये सब जानना है, डरो मत। मेरा नाम रिंकू है। मैं अपने काका के साथ एक झोपड़ी में रहता हूँ। अगर आपको उनसे मिलना है तो आप मेरे साथ चलो। आपके आने से मेरे काका भी खुश होंगे। राधिका ने खुशी से कहा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे भी तुम्हारे काका से जरूरी बात करनी है। उसके बाद राधिका और राइस्टार दोनों थुंग थुंग काका के घर जा रहे थे। राइस्टार राधिका को लेकर छोटी साधारण झोपड़ी के अंदर आया। वहाँ थुंग थुंग काका खड़े थे। यही है मेरे काका, इनसे जाकर मिलिए। राधिका काका के पास आई और कहने लगी, काका, मैं इस एरिया की डीएम हूँ। मुझे ये जानना है कि आपने इस बच्चे को कहाँ से पाया था? थुंग थुंग काका ने गहरी सांस ली। 10 साल पहले की बात है। मैं नहर के किनारे लकड़ी काट रहा था। तभी मुझे ये मासूम बच्चा पानी में तैरता दिखा था। बच्चा बेहोश था पर सांस चल रही थी। मैं उसे उठाकर यहाँ ले आया। इसे कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मैंने इसका नाम रिंकू रखा। राधिका का यकीन अब पक्के विश्वास में बदल चुका था। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। ये उनका राइस्टार था। उन्होंने अगले दिन मौका पाकर राइस्टार के सिर से सावधानी से एक बाल तोड़ा। उन्होंने तुरंत डॉक्टर से बात की और सैंपल दिया। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई। जब डॉक्टर ने पुष्टि की तो 10 साल से दुख झेल रही राधिका वर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टर बोला, राधिका जी, चमत्कार हुआ है। राइस्टार वाकई आपका बेटा है। डीएनए टेस्ट पूरी तरह मैच हो चुका है। ये लीजिए उसके पहचान के डॉक्यूमेंट। 10 सालों बाद उन्हें अपना खोया हुआ बेटा मिल गया था। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी भावुक समस्या थी। राइस्टार के लिए काका ही उसके असली पिता थे। अगर वे अचानक जाकर बताएंगी तो राइस्टार को गहरा सदमा लगेगा। उन्होंने सोचा कि पहले काका से बात करना जरूरी है। अगले दिन राधिका फिर गंभीरता के साथ झोपड़ी में आई। उन्होंने काका से एकांत में बात की। काका, दरअसल रिंकू मेरा अपना खुद का बेटा है। उसका असली नाम राइस्टार है। 10 साल पहले हमारी जीप का पुल पर एक्सीडेंट हुआ था और वो समुद्र में गिर गई थी। राइस्टार वहाँ से गुम होकर आपके पास तैरते हुए आया था। थुंग थुंग काका सन्न रह गए। राधिका ने डीएनए रिपोर्ट उनके सामने रखी। जब थुंग थुंग काका ने वैज्ञानिक रिपोर्ट देखी तो वह सच्चाई को समझ गए। उनकी आंखों में आंसू का सैलाब आ गया। वह रोते हुए बोले, मैं जानता था। मैंने हमेशा सोचा था कि एक दिन राइस्टार का असली परिवार उसे लेने जरूर आएगा। मैंने हर दिन ये सोचा था, पर आज जब वो दिन सच में आ गया है तो मेरा दिल टूट रहा है। राधिका बोली, काका, मैं आपके एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे बेटे को जीवन दिया है। मेरे लिए और राइस्टार के लिए आप ही उसके असली पिता हैं, क्योंकि आपने उसे पाला है, उसे जीना सिखाया है। एक शाम थुंग थुंग काका ने प्यार से राइस्टार को अपने पास बुलाया। काका ने धीरे धीरे सारी कहानी सुनाई। टक्कर, समुद्र, याददाश्त खोना और फिर राधिका की तलाश। जब काका ने बताया कि राधिका उसकी असली माँ है तो तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे। थुंग थुंग काका रोते हुए बोले, मैं हमेशा तुम्हारा काका रहूंगा बेटा, पर अब तुम्हें तुम्हारी माँ मिल गई है। उन्होंने तुम्हें 10 साल से याद किया है। ये तुम्हारा हक है मेरे बच्चे, तुम जाओ। राइस्टार रोते हुए काका से कहने लगा, क्या आप मेरी मम्मी हो? आप कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? पर सॉरी मम्मी, काका, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप मेरे सब कुछ हो। मुझे कोई दूसरी जिंदगी नहीं चाहिए। आप ही मेरे पिता हो। राधिका के चेहरे पर मुस्कान थी और वह कहने लगी, कोई किधर नहीं जाएगा। नहीं काका इधर रहेंगे और ना ही आपका रिंकू यहाँ से जाएगा। तुम दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हो। काका, आप आज से राइस्टार के साथ मेरे घर चलिए। उसके बाद तीनों ही खुशी खुशी राधिका के घर जाने लगे। राइस्टार को माँ का प्यार वापस मिल गया था। तीनों बहुत खुश थे।